हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप क्लास एंजॉय कर रहे हो। ठीक है। और चलते हैं, हम आज के टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। हम बात कर रहे हैं आज की क्लास में, यूनिट नंबर 3 है हमारी ये। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ये हमारी यूनिट नंबर 3 है। और अगर हम बात करते हैं तो चैप्टर नंबर 4 है हमारे पास। ओके स्टूडेंट, तो हमारे जो यूनिट का नाम है, जहाँ चैप्टर का नाम है वो हमारा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, तो इससे पहले हम सबसे पहले बात करते हैं, देखो इस टॉपिक में, इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले हम एक चीज़ थोड़ा सा बात कर लेते हैं एक चीज़ के बारे में, कि लास्ट क्लास में हमने, मतलब पीछे की क्लासेस में हमने पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था, पोटेंशियल के बारे में पढ़ा था। ठीक है, और हमने करंट के बारे में भी पढ़ा था। लेकिन एक कंडीशन थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने देखा था कि चार्ज जो था वो रेस्ट पर था। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमारे पास क्या है, चार्ज मोशन में था, बट जो उसकी स्पीड थी वो कांस्टेंट थी। ओके, और अब यहाँ जो हम बात करेंगे, यहाँ हमारा चार्ज पार्टिकल मोशन में होगा, लेकिन उसकी जो स्पीड होगी वो वेरिएबल होगी। ठीक है, तो मैंने पहले भी बताया था आपको कि अगर आपके पास चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से होता है तो वहाँ पर हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी था, और अगर चार्ज पार्टिकल वेरिएबल स्पीड से होता है तो हमारे पास जो जनरेशन आती है वो किसकी आती थी, मैग्नेटिज्म की। ठीक है, तो आज हम बात करने जा रहे हैं, हमारा टॉप चैप्टर जो है उसका नाम है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। सबसे पहले हम बात करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है क्या चीज़। ठीक है, देखो हम एक चीज़ जानते हैं अच्छे से कि जब भी किसी करंट कैरिंग वायर से या फिर किसी कंडक्टर से करंट पास कराया जाता है तो क्या होता है, उस वायर के सराउंड्स में या फिर कंडक्टर के सराउंड्स में क्या होता है, एक फील्ड क्रिएट होता है, जिस फील्ड में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑब्जर्व होता है। मैग्नेटिक, जैसे हमने देखा था कि हम किसी मैग्नेट को एक दूसरे के पास, दो मैग्नेट्स को एक दूसरे के नियर अबाउट लाते हैं तो या तो उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है या फिर उनमें रिपल्शन होता है। ठीक है, तो एक मैग्नेट के सराउंड्स का स्पेस होता है, जिस स्पेस में आने के बाद दूसरी मैग्नेट अपना इफेक्ट जो है वो ऑब्जर्व एक्सपीरियंस करने लगती है। ठीक है, तो यही हमारे पास मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में भी यही होता है कि क्या होगा कि करंट पास होगा किसी वायर से, किसी कंडक्टर से, और क्या होगा, वो वायर या फिर वो कंडक्टर जो होगी वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगती है। ठीक है, यही हमारे चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ओके स्टूडेंट, तो इसमें एक चीज़ मैं और आपको बता देता हूँ, यहाँ पर हमारे पास क्या था, सबसे पहले कि हमने डिस्कस किया था कि मैग्नेटिज्म होगा तो चार्ज पार्टिकल की स्पीड के बारे में बात आएगी। यहाँ पर हम वही पढ़ेंगे। आपने एग्जांपल्स भी देखे होंगे, जैसे हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हमारे पास क्या था कि चार्ज पार्टिकल्स, या फिर सीधी बात है, चार्ज पार्टिकल्स को मोशन में लाते थे, और क्या होता था, किसी भी वायर के सराउंड्स में उसका फील्ड क्रिएट हो जाता था। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या था, वो ही हमारे पास होता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं, हमारे पास जो सबसे पहला पॉइंट आता है इस टॉपिक के अंदर, इस चैप्टर के अंदर, उसका नाम है ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट के बारे में। इसमें क्या होता है, देखो ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या था कि हम एक वायर का, एक निडल कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, कंसीडर ए मैग्नेटिक निडल। हमने मैग्नेटिक निडल कंसीडर किया है, और मैग्नेटिक निडल हमारे पास कुछ इस तरह से, ठीक है, ये हमने कंसीडर कर लिया। इसमें ये वाला जो एंड है मैग्नेटिक निडल का, ये कंसीडर कर लेते हैं साउथ पोल, और ये वाला जो एंड है मैग्नेटिक निडल का, ये हम कंसीडर कर लेते हैं नॉर्थ पोल। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो हमने क्या किया हुआ है, हमने इसे एक स्टैंड से हेल्ड अप करा रखा है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो ऑरस्टेड ने ऑब्जर्व किया था कि पहला पॉइंट ये था कि हमारे पास जब हम किसी भी करंट कैरिंग वायर को और मैग्नेटिक निडल को एक दूसरे के क्लोजअप रखेंगे तो क्या होगा, एक तरह से वहाँ पर हमारे पास क्या था, मैग्नेटिक निडल जो थी वो फील्ड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑब्जर्व करेगी, एक्सपीरियंस करेगी। क्यों करेगी, क्योंकि जो हमारी करंट कैरिंग वायर थी वो भी क्या बन चुकी है, वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। लाइक हमारे पास क्या था, ये जैसे हमने कंसीडर किया बाद में, ये हमारे पास क्या है, ये यहाँ से पॉइंट ए और पॉइंट बी, यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक मैग्नेटिक वायर हमने मैग्नेटिक वायर कह रहा हूँ, कोई कंडक्टर है हमारे पास, कोई करंट कैरिंग वायर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, जब बैटरी से करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा, और अगर हम लेते हैं कि जो करंट की डायरेक्शन है
वो मूव कर रही है कहाँ, पॉइंट ए से बी की तरफ, यानी कि साउथ से नॉर्थ की डायरेक्शन में अगर करंट की डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में हमने मैग्नेटिक निडल को रखा हुआ है, तो हमारे पास क्या था, पहला पॉइंट जो था वो ये था कि जो मैग्नेटिक निडल होगा ये वेस्ट डायरेक्शन की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। व्हेन द करंट starts flowing through the circuit, and if the needle is held above the wire, तो क्या होगा, जो निडल है, निडल का जो नॉर्थ पोल है, तो हमारे पास क्या था, मैंने बताया था आपको, नॉर्थ पोल ऑफ निडल गेट्स डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स साउथ, सॉरी नॉट साउथ, टुवर्ड्स वेस्ट। पहली ऑब्जर्वेशन ये थी स्टूडेंट्स यहाँ से, और जो दूसरी ऑब्जर्वेशन आई थी, ऑब्जर्वेशन नंबर जो सेकंड थी हमारे पास, उसमें था कि अब अगर करंट की डायरेक्शन को अपोजिट कर दिया जाता है, मीन्स यहाँ पर हमने करंट की डायरेक्शन जो ली थी वो ए टू बी ले रखी थी, अब अगर हम करंट की डायरेक्शन को बी टू ए ले लेते हैं, तो हमारे पास जो मैग्नेटिक निडल का जो नॉर्थ पोल होता है, वो नॉर्थ पोल क्या करता है, ईस्ट डायरेक्शन की तरफ मूव कर जाता है, ईस्ट डायरेक्शन की तरफ डिफ्लेक्शन देता है। ओके स्टूडेंट्स, ये तो था हमारे पास कब, जब हमने इस मैग्नेटिक निडल को वायर के ऊपर रखा हुआ था। अगर हम वायर के नीचे रखते हैं मैग्नेटिक निडल को, तो ये जो डिफ्लेक्शंस हैं ये अपोजिट होंगे। अपोजिट कैसे, जहां पर पहले हमारे पास क्या था, जब करंट ए से बी की तरफ मूव कर रहा था तो डिफ्लेक्शन दिया था वेस्ट की तरफ मैग्नेटिक निडल ने, कब, जब मैग्नेटिक निडल ऊपर था। अब जब मैग्नेटिक निडल अगर नीचे आता है तो क्या होगा, यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन होगा वो डिफ्लेक्शन नॉर्थ पोल का ईस्ट की तरफ होगा, ठीक है। और जो हमारे पास फर्दर केस आएगा, फर्दर केस में हम जब डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन को अपोजिट करेंगे तो क्या होगा, जो डिफ्लेक्शन होगा वो वेस्ट में हो जाएगा। मींस कहने का मतलब है जो केसेस हमारे पास तब आ रहे थे जब हमारे पास जो मैग्नेटिक निडल थी वो ऊपर थी, अबव द वायर थी, तो उस केस में, और बिलो द वायर के जो केसेस होंगे उनमें जो डायरेक्शंस में डिफ्लेक्शंस होंगी मैग्नेटिक निडल के नॉर्थ पोल की, वो एक दूसरे के अपोजिट्स होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहां पर मेन पॉइंट आता है कि इस मैग्नेटिक निडल ने डिफ्लेक्शन क्यों दिया, किस वजह से दिया। तो जो रीजन है मैग्नेटिक निडल का डिफ्लेक्शन देने का, वही रीजन हमारे पास है यहाँ पर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, कि यहां से करंट फ्लो कर रहा था, तब हमारे पास क्या था, मैग्नेटिक निडल ने डिफ्लेक्शन दिया था। और अगर हम करंट को यहाँ पे जीरो कर देते हैं, यानी कि सर्किट के अंदर करंट फ्लो नहीं कराते हैं, तो क्या होगा, जो मैग्नेटिक निडल है, देयर विल बी नो डिफ्लेक्शन इन द मैग्नेटिक निडल। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास था ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में सबसे पहली ऑब्जर्वेशन। ओके, आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा टॉपिक। चलिए हम आगे देखते हैं। अब आगे का जो टॉपिक आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास, जिसका हमने यूज करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास। तो हमारे पास जो टॉपिक का नाम है वो है बायोट-सावर्ट्स लॉ। तो स्टूडेंट्स, इस लॉ के बारे में क्या कॉन्फ़िगरेशन थी, तो देखो सबसे पहले क्या था, ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास आया कि जब कोई करंट कैरिंग वायर है तो वहां पर क्या था, उसने डिफ्लेक्शन दिया था, ठीक है। अब डिफ्लेक्शन दिया था यानी कि मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ था। अब हमारे पास आता है कि हम उस मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो टॉपिक आया वो था हमारे पास बायोट-सावर्ट्स लॉ। तो बायोट-सावर्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आता है स्टूडेंट्स, तो यहां पर हमारे पास क्या था, एक कंसिडरेशन में था हमारे पास कि कोई ये एक वायर है, ठीक है, और जो ये वायर है ना, वायर इनफाइनाइट लेंथ की है, हमें नहीं पता कितनी लेंथ है। यहाँ पर जो करंट है वो एक्स से वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, करंट आई है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, करंट आई, करंट फ्लोज फ्रॉम एक्स टू वाई डायरेक्शन। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब देखो हम कंसीडर कर लेते हैं कि इस वायर से किसी पॉइंट पर हमने फील्ड निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट बी पर, तो पॉइंट बी हो गया। और यहां हमने कंसीडर किया ये हमारे पास क्या है, कोई स्मॉल एलिमेंट है, ठीक है। इस स्मॉल एलिमेंट की जो लेंथ है वो लेंथ हम ले लेते हैं यहाँ पर डीएल। एक बात याद रखना स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास क्या था, देखा था हमने ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट में कि जो मैग्नेटिक निडल थी ना वो डिफ्लेक्शन दे रही थी करंट कैरिंग वायर की वजह से। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास मैग्नेटिक कह रहा हूँ, जो करंट कैरिंग वायर है ना,
इसके अंदर जो इसके लिए हमारे पास क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा यहाँ पर जनरली करंट्स का। तो उस डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से यहाँ पर हमारे पास स्मॉल स्मॉल एलिमेंट्स होंगे इस वायर के, और जब स्मॉल स्मॉल एलिमेंट्स होंगे तो उनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी स्मॉल स्मॉल होंगे, ठीक है। तो ऐसा ही हमने वन सच एलिमेंट कंसिडर किया है यहाँ पर पॉइंट क्यू पर, ठीक है। तो पॉइंट क्यू पर कोई एलिमेंट है जिसकी लेंथ dl है, और वायर के अंदर हमारे पास क्या है, करंट फ्लो कर रहा है I। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हमारे पास आती है r। हम r कंसिडर कर लेते हैं कि लेट pq इज इक्वल टू है r। जब pq की वैल्यू r है स्टूडेंट्स हमारे पास, तो देखते हैं हम आगे क्या होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर हमारे पास क्या था, pq की वैल्यू हमने r कंसिडर कर ली, और यहाँ पर ये हमारे पास क्या करेगा, ये जो डायरेक्शन होगी जिस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एलिमेंट से, वो पॉइंट और एलिमेंट के बीच में एक एंगल फॉर्म होता है, ये एंगल होता है हमारे पास यहाँ पर थीटा। तो बायट-सावर्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या था स्टूडेंट्स, इस लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट हमारे पास आता है कि dB क्या है, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है, किसकी वजह से, इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा किस पर, करंट पर, जो करंट फ्लो कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करेगा किस पर, जो हमने स्मॉल एलिमेंट करंट एलिमेंट कंसीडर किया यहाँ पर dl, कि जो ये वायर है ना छोटे छोटे करंट एलिमेंट से बनी हुई है, और एक करंट एलिमेंट की जो लेंथ है वो dl हमने लिया है यहाँ पर, ठीक है। और dB जो है वो ऑल्सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा हमारे पास किसके, सॉरी इन्वर्सली कह रहा हूँ, अभी तो डायरेक्टली की हम बात कर लेते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हमारे पास साइन थीटा। और अगर हम लास्ट स्टेप बात करते हैं तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके स्टूडेंट्स, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मिलेगा हमें उस डिस्टेंस के जितनी डिस्टेंस इस एलिमेंट और पॉइंट के बीच की होगी, मीन्स यानी कि ये डिस्टेंस हमारे पास यहाँ पर r, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास फाइनली क्या आता है, यहां से हम देखते हैं फाइनली जो रिजल्ट होगा हमारे पास, रिजल्ट कुछ इस तरह से मिलता है। अब हमें कैसे देख लेते हैं क्या रिजल्ट होगा। ये रिजल्ट हमारे पास आता है क्या, dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I dl साइन थीटा डिवाइड बाय r स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। ये फॉर्मूला आता है हमारे पास बायट-सावर्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग। अब हम देखते हैं कि इसके लिए क्या कर सकते हैं, हमें इसमें वेक्टर फॉर्म में, यानी कि पहले तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम देखते हैं यहाँ पर, देखो पहले हमें क्या करना है, इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिप्लेस करना है। तो इसे रिप्लेस करने के लिए हम क्या करते हैं, चलिए रिप्लेस करते हैं। तो हमारे पास आता है dB इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट k I dl साइन थीटा डिवाइड बाय r स्क्वायर। और डियर स्टूडेंट्स एक बात याद रखना, यहाँ पर जो k है हमारा वो k होता है म्यू नॉट बाय 4 पाई, जिसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻⁷, ठीक है, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ये हमारे पास यूनिट होती है म्यू नॉट बाय 4 पाई की। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसे dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई I dl साइन थीटा डिवाइड बाय r स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर देखो ये म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट हमारे पास होता है यहाँ पर मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था एप्सिलॉन नॉट के लिए, एप्सिलॉन नॉट जो था हमारे पास वो क्या था, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और यहाँ पर अब हम बात कर रहे हैं म्यू नॉट के बारे में। तो म्यू नॉट हमारे पास होता है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। एक बात याद रखना स्टूडेंट्स, एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट ये क्या है, दोनों एक साथ ही चलते हैं, ये दोनों अलग अलग चीजें यूज में नहीं होती हैं, इन ये दोनों एक ही रिलेशंस में होते हैं। कैसे देखो, अगर हम बात करते हैं स्पीड ऑफ लाइट के बारे में, तो स्पीड ऑफ लाइट का जो फॉर्मूला होता है वो आता है यहाँ से कैलकुलेट करने पर हमारे पास, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ से क्या है, म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट दोनों क्या है, एक दूसरे से रिलेट है, ठीक है। तो दोनों की वैल्यूज एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं, ये हमें याद रखना है। वैसे अभी इसके बारे में हमने कुछ नहीं करना, नॉर्मल वैल्यूज मैं आपको बता चुका हूँ, म्यू नॉट बाय 4 पाई के लिए ये होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अब देखिए हम इसे वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने पर हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, ज़्यादा कुछ नहीं आता, म्यू नॉट बाय 4 पाई I dl, यहाँ पर हमने लिया था करंट एलिमेंट, dl वेक्टर इंटू r वेक्टर डिवाइड बाय r क्यूब, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास क्या आता है, ये आता है बायट-सावर्ट्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, याद रखना है स्टूडेंट्स ये आपको, ठीक है। चलिए आप चाहो तो बायट-सावर्ट्स लॉ का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं बायट-सावर्ट्स लॉ की एप्लीकेशंस के बारे में, जिसका हमने यूज़ करना है बहुत ज़्यादा। एप्लीकेशंस हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट है इसकी, तो देखते हैं एप्लीकेशंस में हमारे पास क्या होगा। सबसे पहली जो एप्लीकेशन है वो हम फाइंड आउट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड। अभी हमारे पास क्या है, एप्लीकेशंस हैं।
तो अभी जो हम एप्लीकेशन बात कर रहे हैं वो एप्लीकेशन हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ओके स्टूडेंट्स, देखो अभी हमारे पास क्या है, हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। चलो इसकी डायरेक्शन के लिए मैं आपको तरीका बाद में बताऊंगा कैसे हम फाइंड आउट करते हैं डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की। तो हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं, यहाँ पर हमारे पास ये है कोई करंट कैरिंग वायर, ठीक है, कोई स्ट्रेट वायर है एक्स वाई, जिसमें जो करंट है वो हमारे पास फ्लो कर रहा है एक्स टू वाई डायरेक्शन में। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो हम कंसीडर करते हैं हमें किसी पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, ठीक है। और स्टूडेंट्स जो ये वायर है ना, वायर से हमारे पास पॉइंट पी की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हम कंसीडर कर लेते हैं स्टूडेंट्स ए। ओके, अब देखो जैसा कि हमारे पास था बायट-सावर्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग आया था कि हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कोई ना कोई करंट एलिमेंट लेना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ से लेते हैं, ये हमारे पास है करंट एलिमेंट, और इस करंट एलिमेंट की जो पोजीशन है वो हम ले लेते हैं यहाँ पर क्यू। अब इस करंट एलिमेंट की यहाँ से जो डिस्टेंस थी पॉइंट पी से, वो हमें पता था अच्छे से, उस डिस्टेंस को हम आर कंसीडर करते हैं। ओके, और यहाँ पर जो एंगल फॉर्म हुआ है इन दोनों के बीच में, इस एंगल को हम कंसीडर कर लेते हैं कि दिस एंगल इज फाई और दिस एंगल इज थीटा। हम अच्छे से जानते हैं ये एंगल तो थीटा होता है हमारे पास। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए हमें क्या करना है, हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस पूरी कंप्लीट वायर की वजह से पॉइंट पी पर। देखते हैं क्या होगा। वैसे अगर हम बात करते हैं बायट-सावर्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग, तो हमारे पास क्या था, अकॉर्डिंग टू बायट-सावर्ट्स लॉ क्या था स्टूडेंट्स, हमारे पास था dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई IDL साइन थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर। और आर हमारे पास क्या है यहाँ पर स्टूडेंट्स, वो है हमारे पास PQ, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर PQ स्क्वायर। तो dB जो है वो क्या आता है, dB की वैल्यू आती है हमारे पास म्यू नॉट बाय 4 पाई IDL साइन थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, या क्लियर है ये चीज। चलिए आगे बढ़े, हम चलते हैं अपनी डेरिवेशन को कंटिन्यू करते हैं। स्टूडेंट्स अब डेरिवेशन कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं, यहां पर हमारे पास कुछ अननोन वैल्यूज हैं। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उन अननोन वैल्यूज की नोन वैल्यूज फाइंड आउट करनी होगी। देखो यहां पर हमारे पास क्या है, हमने कंसिडरेशन में लिया है कि वायर से जिस पॉइंट पर हमें फील्ड निकालना है उसकी डिस्टेंस है हमारे पास, ठीक है। ये फाई एंगल होगा हमारे पास, थीटा हमारे पास यहाँ पर अननोन है, ना ही हमारे पास आर है, ना ही हमारे पास वैल्यू है डीएल की, और ना ही हमारे पास वैल्यू है थीटा की। तो स्टूडेंट्स हमें क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ से पहले सारे वैल्यूज निकालनी पड़ेंगे इस फॉर्मेशन के अंदर से। चलिए तो हम क्या करते हैं, इस फॉर्मेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं लाइक दैट। तो हमारा जो डायग्राम है वो कुछ इस तरह से रिप्लेस हो जाता है। हम देखते हैं यहाँ पर φ1 और φ2। φ1 हमारे पास नीचे वाले एंड के साथ एंगल है वायर का, और φ2 हमारे पास बन रहा है ऊपर वाले वायर के ऊपर वाले एंड के साथ। ओके स्टूडेंट्स, चलिए हम आगे बढ़ते हैं डेरिवेशन के पास। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम वैल्यू निकालने जाते हैं साइन थीटा की। थीटा कहाँ है, यहाँ पर हमारे पास है ये, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ट्रायंगल बन रहा है POQ। ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम यूज करते हैं इन ट्रायंगल POQ, इन ट्रायंगल POQ। देखिए क्या था हमारे पास रिजल्ट था, यहाँ पर थीटा था, यहाँ पर फाई था, और ये एंगल क्या है हमारा, ये एंगल हमारे पास यहाँ पर है 90 डिग्री। तो यहाँ से हम रिप्लेस कर सकते हैं इसको। तो हमारे पास क्या था, थीटा प्लस फाई, ये हमारे पास इक्वल होगा 90 डिग्री के। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, फाई की वैल्यू निकालने जाते हैं। फाई आता है हमारे सॉरी थीटा हमें निकालना, फाई नहीं निकालना, ठीक है। तो थीटा हमारे पास आता है 90 माइनस फाई। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए जो बायट-सावर्ट्स लॉ वाली इक्वेशन थी, इसे हम कंसीडर करते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए थीटा की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 90 माइनस फाई। तो हम साइन थीटा अगर निकालने जाते हैं तो साइन थीटा क्या आता है, साइन ऑफ 90 माइनस फाई, और इसके जो रिजल्ट आता है साइन थीटा विच इज इक्वल टू कॉस फाई। ठीक है स्टूडेंट्स, इसे हम कंसीडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो एक चीज और आ चुकी है हमारे पास। अब हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, देखिए आर हमें कन्वर्ट करना है ए की टर्म्स में। तो देखो हमें आर के लिए वैल्यू निकालनी है और ए हमें पता है, ठीक है। तो हम देखते हैं हमारे पास क्या है, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का हम यूज करते हैं। तो हमारे पास क्या है, आर डिवाइड बाय ए क्या बनता है। पहले हम चेकआउट करेंगे आर है क्या हमारे पास। देखो ये हमारे पास क्या है यहाँ पर हाइपोटेनियस, और ये हमारे पास क्या है
बेस, ठीक है। फाई के रेस्पेक्ट में ये वाला बेस होगा। अगर थीटा की बात करते हैं थीटा के रेस्पेक्ट में ये बेस, लेकिन हम जो कन्फिग्रेशन अपना रिजल्ट फाइंड आउट कर रहे हैं वो कर रहे हैं फाई के रेस्पेक्ट में, तो फाई के रेस्पेक्ट में क्या होगा, ये वाला जो रिजल्ट होगा ये क्या होगा, यहाँ पर बेस होगा, ठीक है। तो हमारे पास हो गया आर हो गया हाइपोटेन्यूज और ए हो गया बेस। तो हाइपोटेन्यूज बाय बेस हमारे पास क्या होता है, अगर हम बात करते हैं तो ये रिजल्ट होता है वैसे हमारे पास सेक, तो हमने यूज किया सेक फाई, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहां से आर के लिए क्या रिजल्ट आता है, आर आता है हमारे पास ए सेक फाई। इसे कंसीडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। ओके स्टूडेंट्स, ये भी हो गया। चलो देखो अब हमारे पास आर आ चुका है, साइन थीटा हमने निकाल दिया, लेकिन डीएल अभी भी बचा हुआ है हमारे पास। तो अब क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें डीएल के लिए निकालना है। डीएल कहाँ, ये रहा। हम कंसीडर कर लेते हैं कि यहां से यहां तक की जो लेंथ है ना, वायर की लेंथ ये है एल। तो हमें क्या करना है, अगर हमें डीएल निकालना है तो उसके लिए पहले हमें एल पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स देखो हम करते हैं ओ क्यू डिवाइड बाय ओपी, ओ क्यू डिवाइड बाय ओपी, देखते हैं क्या बनता है। देखिए ओ क्यू है ये वाली साइड, ये परपेंडिकुलर, ठीक है। ओपी है बेस, ये बेस, तो परपेंडिकुलर बाय बेस हमारे पास क्या बनता है, आई थिंक टेंजेंट बनता है हमारे पास। तो हम यूज कर लेते हैं यहाँ पर tan फाई। तो स्टूडेंट्स इसे हम क्या लिख सकते हैं, एल बाय ए इज इक्वल टू tan फाई। ये क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास ये एल आया है, लेकिन हमें क्या चाहिए था, हमें तो डीएल की जरूरत थी। तो हम क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो डीएल बाय ए इज इक्वल टू क्या आता है, ये आता है हमारे पास tan का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है सेक स्क्वायर, और हमने क्या करना है, फाई का भी करना पड़ेगा, तो डी फाई। तो फाइनली डीएल कितना आ जाता है, डीएल की वैल्यू आ जाती है हमारे पास सेक स्क्वायर फाई इंटू डी फाई। स्टूडेंट्स इसे हम कंसीडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए अगर मैं बात करता हूं इक्वेशन नंबर 1 के बारे में, म्यू नॉट बाय 4 पाई कांस्टेंट, आई हमें पता है करंट फ्लो कर रहा है, डीएल हम निकाल चुके हैं। इक्वेशन नंबर 4 में देखो हमने अभी डीएल निकाला है, ठीक है। आगे क्या है, साइन थीटा। इक्वेशन नंबर 2 में हम साइन थीटा निकाल चुके हैं। आगे क्या है हमारे पास आर, और आर देखो हम यहां पर इक्वेशन नंबर 3 में निकाल चुके हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करते हैं, यहां से इक्वेशन 1, 2, 3 और 4 चार इक्वेशंस का हम यूज करेंगे, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4 चार इक्वेशन से स्टूडेंट्स क्या आता है रिजल्ट आपके पास, देख लेते हैं। जो डीबी है, डीबी इज इक्वल टू क्या आएगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई, ठीक है। अब देखो डीएल है, आगे डीएल था फॉर्मूले में हमारे पास, यहाँ पर डीएल है, ये रहा डीएल। डीएल की वैल्यू हमने निकाली, यहाँ पर क्या आई है, सेक स्क्वायर फाई इंटू डी फाई। तो हमने वैल्यू प्लेसअप करनी है, सेक स्क्वायर फाई इंटू डी फाई। ओके स्टूडेंट्स, आगे क्या है देखिए फॉर्मूले में साइन थीटा। तो साइन थीटा देखिए, साइन थीटा हमने निकाला था कॉस फाई, तो ये रिजल्ट आता है हमारे पास यहाँ पर कॉस फाई डिवाइड बाय। स्टूडेंट्स आगे हम देखते हैं तो हमारे पास क्या है आगे, आर स्क्वायर, और देखो हमने आर की वैल्यू निकाली है, आर हमारे पास आया था ए सेक फाई, तो यहाँ पर ये आर स्क्वायर बन गया ए सेक स्क्वायर फाई, ठीक है। अब देखो सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर कैंसिल आउट, ए स्क्वायर से ये एक ए कैंसिल आउट होता है। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आता है, हमारे पास रिजल्ट आता है डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डिवाइड बाय ए इंटू कॉस फाई इंटू डी फाई। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि यहां तक आपको समझ आया होगा, ठीक है। अब देखिए हमारे पास आगे क्या है, हमारे पास वेरिएबल हैं। यहां पर वेरिएबल कौन कौन सी चीजें हैं, ओके स्टूडेंट्स। तो हमारे पास क्या था, अब देखिए यहां से अगर हम आगे बढ़ने जाते हैं तो ये हमारे पास आ रहा है डीबी। डीबी किसकी वजह से, इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से, लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो बी कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए डियर स्टूडेंट्स क्या करना पड़ेगा हमें, चलिए इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन करते हैं तो डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डिवाइड बाय ए कॉस फाई इंटू डी फाई। ओके स्टूडेंट्स, चलिए यहां तक हो गया। अब यहां पर एक प्रॉब्लम आती है हमारे पास लिमिट्स के लिए। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हमारे पास क्या है, फाई 1 है लिमिट एंगल की, और ये एंगल है हमारे पास फाई 2, ठीक है। तो इनिशियल लिमिट हम यूज करते हैं माइनस ऑफ फाई 1, और फाइनल जो लिमिट है वो हम यूज करते हैं फाई 2। अब स्टूडेंट्स यहां पर हमने एंगल की लिमिट को इस तरह से क्यों लिया, देखिए ये हमारे पास क्या है, हम करंट की जो डायरेक्शन है वो है एक्स से वाई, और अगर हम मेजरमेंट कर रहे हैं तो वो एंगल कहां जा रहा है, वो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है। तो अपोजिशन की वजह से हमने यहां पर नेगेटिव ले लिया है,
और स्टूडेंट्स अगर हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के लिए, तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो लिमिट होती है वो 0 से बी मैग्नेटिक फील्ड होगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं अपने टॉपिक के पास कह रहा हूँ मैं अपनी डेरिवेशन को आगे। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं, अब इसको इंटीग्रेट करते हैं। देखिए यहाँ से हम डी बी का इंटीग्रेशन करते हैं तो वो सीधा बी आ जाता है हमारे पास। हम डायरेक्ट बेसअप कर देते हैं, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय ए। ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, हमने बाहर ले लिया। अंदर हमारे पास क्या बचा, अंदर बचता है कॉस फाई डी फाई फाई 1 फाई 2। ठीक है, चलिए तो b इज इक्वल टू क्या आता है स्टूडेंट्स, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डिवाइड बाय ए। कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन, तो यहाँ पर रिजल्ट आता है साइन फाई, लिमिट्स वही फाई 2 फाई 1 नेगेटिव। ठीक है, अब क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें कुछ नहीं करना। ठीक है, बिल्कुल सिंपल, मतलब इंटीग्रेशन को ओपन करना है। देखते हैं क्या आता है। तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डिवाइड बाय ए साइन फाई 2 माइनस साइन ऑफ माइनस फाई 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए हमारे पास साइन क्या है, एक ऑड फंक्शन होता है तो ये नेगेटिव बाहर आ जाता है, तो रिजल्ट हमारे पास फाइनली आता है म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डिवाइड बाय ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। ओके स्टूडेंट्स, यहां तक हमारा ये रिजल्ट आता है। ठीक है, अब देखिए अगर हमारे पास स्पेशल केस हो जाए क्या, कि जो ये वायर हमने ली थी एक्स वाई, ये वायर इनफाइनाइट हो जाती है, इनफाइनाइट लेंथ की हो जाती है। ठीक है, तो अगर ये वायर इनफाइनाइट लेंथ के लिए हो जाती है तो हमारे पास क्या होगा। ओके स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास स्पेशल केस आता है कि जो वायर की लेंथ है वो इनफाइनाइट है, तो फाई 1 फाई 2 हमारे पास दोनों 90 वैल्यूज हो जाती है इनकी। ठीक है, और जब 90 वैल्यू होती है तो क्या आता है, फाई 1 फाई 2 दोनों 90 डिग्री हो जाते हैं, और जो फाइनल रिजल्ट आता है वो फाइनल रिजल्ट आता है हमारे पास ये। ओके स्टूडेंट्स, ये थी हमारी मैग्नेटिक फील्ड, हमने निकाला था किसी करंट कैरिंग वायर के लिए, स्ट्रेट वायर थी, और ये तो चलो मैग्नेटिक फील्ड था। अभी हम बात करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं, ये मैं आपको और बता देता हूं आज की क्लास में। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास ये है, ये कोई वायर है। ठीक है, इस वायर में जो करंट है वो x टू y डायरेक्शन में चल रहा है। ठीक है, लाइक दैट। तो राइट हैंड थंब रूल की हेल्प से हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, किसी वायर के लिए, स्ट्रेट वायर के लिए। तो राइट हैंड थंब रूल कैसे अप्लाई होता है स्टूडेंट्स, देखो जो हमारा थंब होता है ना, दिस विल गिव द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड द आर्मेचर ऑफ आवर पाम, ये जो आर्मेचर है हमारे पास, ठीक है, ये वाला जो आर्मेचर है, ये आर्मेचर क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी देखिए अब वायर जो है मेरे पास यहाँ पर है, ये इस तरह से। तो यहाँ पर अगर मैं बेंड करता हूँ अपने फिंगर्स को, तो मेरे फिंगर्स कहाँ पर आ रहे हैं, देखो अप साइड आ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो आउटवर्ड हो जाती है। जैसे देखिए अब मेरे पास क्या है स्टूडेंट्स, मेरे पास ये वायर है। ठीक है, इसमें मेरे को यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अभी देखिए मेरे पास क्या है, ये डायरेक्शन जा रही है। ठीक है, ये करंट की डायरेक्शन हो गई, तो करंट ये गया। अब यहाँ पर क्या है, देखिए स्टूडेंट्स, अगर मेरे को इस पॉइंट पे निकालना है, इस वाले पॉइंट पे निकालना है, ये वाला पॉइंट क्या है, वायर के अबव है, तो यहाँ पर देखो मैं करता हूँ तो फिंगर क्या है, ऐसे बेंड होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, दिस द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज आउटवर्ड। ठीक है, यहाँ पर जो आउटवर्ड होगी वो कहाँ है, आउट ऑफ प्लेन होगी। ठीक है, जो पेपर है प्लेन का उस प्लेन से ऊपर होगी, या फिर हम कह सकते हैं परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। जो पेपर है, प्लेन का जो पेपर है उस पर क्या है, परपेंडिकुलर है, और क्या है, नॉर्मली आउटवर्ड भी हम इसे बोल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये तो था हमारे पास कब, जब हम बात कर रहे थे इस पॉइंट के बारे में। अब हम चाहते हैं कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस पॉइंट पर हमें निकालना है। ठीक है, तो इस पॉइंट पर हमें कैसे निकालते हैं, देखिए स्टूडेंट्स, अब क्या है, यहां पर जो कन्फिग्रेशन है ना, वो कन्फिग्रेशन थोड़ी उल्टी हो जाती है। कैसे, जैसे ये वायर थी, अब फिंगर कहाँ है, ये पॉइंट कहाँ है, पॉइंट यहाँ पर है, ये वायर होगी हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, करंट जो मूव कर रहा है वो इस तरह से मूव कर रहा है, पॉइंट यहाँ पर है। तो क्या करेंगे हम, अपनी फिंगर्स को अगर हम बैंड करने जाते हैं तो देखिए ये फिंगर्स हमारी इस तरह से बैंड हो जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, फिंगर नीचे की तरफ बैंड हो रही है, और फिंगर जब नीचे की तरफ बैंड होंगी तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो कहाँ जाएगी, इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है, हम बोलते हैं वर्टिकली इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर, या फिर हम बोल सकते हैं नॉर्मली इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर। ओके स्टूडेंट्स,
तो ये हमारे पास था मेथड जिसकी हेल्प से हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि किसी भी स्ट्रेट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। ओके, आई होप कि आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो ज़्यादा वीडियोस के लिए, मोर वीडियोस के लिए क्या करना होगा आपको, एक ही काम करना है, शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, बेल आइकन जरा दबाना ना भूलें, जिससे आपको वीडियोस मिलते रहें आगे फर्दर वीडियोस। और अगर किसी का कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में।